पत्रिका देश हरियाणा के पिछले एपिसोड में हम महात्मा फूले के भाषणों के ऊपर चर्चा कर रहे थे, जिसके तहत हम उनके सबसे पहले भाषण जो था अति प्राचीन काल को पढ़ रहे थे। उसके दो टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं और आज हम इसके तीसरे टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हुल जौहार। तीसरा टॉपिक है जंगली अवस्था से मानव। जंगली अवस्था में मनुष्य अस्त्र शस्त्र और वस्त्र बनाने की जानकारी न होने के कारण अपनी दाढ़ी, सिर की जटाएं व हाथ पांव के लंबे लंबे नाखून बढ़ाए यहां वहां नंग दड़ंग घूमते थे। मिट्टी व धातु के बर्तन बनाने की जानकारी न होने के कारण जानवरों की तरह घुटने टेककर पानी के किनारे से मुंह लगाकर या अंजुली भरकर अपनी प्यास बुझाते थे। उन्हें तवा व चक्की बनाने की जानकारी न होने के कारण रोटी या चपाती नहीं मिलती थी। उन्हें मरे हुए जानवरों की खाल उतारने की जानकारी नहीं थी, इसीलिए जूतियों के बिना नंगे पांव फिरते थे। जंगली अवस्था में अपना जीवन निर्वाह और सुख के लिए अन्य निर्बल मानवों को मारकर अपनी भूख वे मिटाया करते थे। उसमें दया व माया की जानकारी न होने के कारण स्त्री का पीछा करता था, उसे पकड़ता था, बलात्कार करता था और मैथुन सुख प्राप्त करता था। जिस तरह शेर बकरे का काल होता है, उसी तरह एक बलिष्ठ मानव निर्बल मानव का काल होता था। तो उस वक्त जंगल का कानून चलता था, जिसे हम सर्वाइवल द फिटेस्ट कहते हैं। उसके तहत मनुष्य भी अपने सारे काम किया करता था। संपूर्ण मानव जाति एक ही वंश की थी, उसे गोत्र का मतलब भी नहीं पता था। तो इसमें स्त्रियों का बलात्कार करने की बात कही गई है। तो आज भी जो छोटी छोटी बच्चियों तक का बलात्कार होता है, तो हम ये कह सकते हैं सीधे तौर पर कि वो अभी तक सभ्य नहीं हो पाए हैं। सभ्यता उन आदमियों को, पुरुषों को छू नहीं पाई है अभी तक भी। कबीला शब्द भी अस्तित्व में नहीं आया था। जिसके पेट से जन्म लिया उसके साथ यौन संबंध रखते थे और इससे जो संतान पैदा होती थी उसके साथ भी यौन संबंध बनाते थे। इस बात का जिक्र राहुल सांकृत्यायन जी ने वोल्गा से गंगा में भी किया है। इसका मैं पहले भी उल्लेख कर चुकी हूँ इस बात का, वोल्गा से गंगा का। उसकी पहली ही कहानी निशा, इसी के ऊपर फोकस है। निशा जिसका पति उसका अपना सगा भाई होता है, उसके मरने पर उसका बड़ा बेटा उसका पति बनता है और उससे अपने बेटे से उसे एक बेटा होता है। इस तरह उसके कई बच्चे होते हैं और हर बार एक आदमी के मरने के बाद उससे छोटा बेटा अपना पति बनता है और उस बेटे के साथ संभोग से उसे फिर दोबारा बेटा पैदा होता है। तो इस तरीके से हर जो पुरुष उसके परिवार में होता है वो उसका बेटा भी होता है और पति भी होता है। उसी के ऊपर राहुल सांकृत्यायन जी की वोल्गा से गंगा की पहली कहानी निशा फोकस करती है। अति प्राचीन काल में मानव के बीच माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी जैसे रिश्ते नहीं होते थे। पशु पक्षियों को अभी तक भी इन रिश्तों की जानकारी नहीं है। लोगों की प्रगति के लिए आज दयालु व परोपकारी अंग्रेज विद्वान कोशिश कर रहे हैं और अंग्रेज सरकार उनको प्रोत्साहन दे रही है। तो शिक्षा का जो भी प्रचार प्रसार भारत में हुआ वो सबसे ज्यादा जो है वो ब्रिटिश सरकार के देखरेख में हुआ। चौथा टॉपिक है मनुष्य की प्रगति। मानव की बुद्धि पशुओं की तरह विचार शून्य व क्रमिक रूप से चलने वाली नहीं थी, बल्कि तीक्ष्ण व गतिमान होने के कारण कुछ भी करने से पहले उसके सकारात्मक नकारात्मक पहलू पर वह विचार करता था और इसी विशेष गुण के कारण सुधार की जरूरत महसूस होने लगी और वह विकसित होने लगा। एक प्रजाति के पशु एक झुंड में रहते हैं और उस प्रजाति के पक्षी एक झुंड में घूमते हैं। ये देखकर मानव भी टोली बनाकर रहने लगा। सृष्टि के पदार्थ, पशु पक्षी, जल प्राणी, मगर मछली आदि ही मानव के असली गुरु हैं। तो एक बहुत अहम बात वो यहाँ पर कह रहे हैं कि मनुष्य ने जो भी कुछ सीखा, ऑब्जर्वेंट नेचर होने की वजह से अपने आसपास के माहौल को वो ऑब्जर्व करता था और उसने ये पाया कि झुंड में रहने का कितना बेनिफिट हो सकता है। क्योंकि जो पशु पक्षी होते हैं वो झुंड में ही रहते हैं, झुंड में ही शिकार करते हैं और जो शेर या हिंसक पशु होते हैं झुंड में रहकर ही वो उनसे बच सकते हैं। तो ये सब चीजें जो है परिवारवाद जो है वो
मनुष्यों ने, इंसानों ने पशु पक्षियों और अपने आसपास के चीजों से सीखा। उसने प्रत्येक के नाम रखे। आगे चलकर मानव टोली की भाषा उत्पन्न हुई, दूसरी टोली की दूसरी भाषा बनी। इस प्रकार मानव ने पहले जो पैदा किया वही उसकी असल भाषा है। अपने मुंह से ध्वनि निकालना एक स्वाभाविक क्रिया थी, लेकिन ध्वनियों से अलग अलग आवाज उच्चारण कर शब्द बनाना मानव की रचना है। तो यहां भी एक बहुत जरूरी बात में बता रहे हैं कि मुंह से आवाज निकालना तो जानवर भी करते हैं, जानवरों की भी अपनी एक बोली होती है, लेकिन वो बहुत लिमिट से होती है। वो तरह तरह के उच्चारण का प्रयोग नहीं करते हैं। कुत्ता अगर भौंकता है तो वो सिर्फ भौंकेगा, गाय अगर रंभाती है तो वो सिर्फ रंभाएगी, चिड़िया चहचहाएगी, कोयल कूकेगी, घोड़ा हिनहिनाएगा, हाथी चिंघाड़ेगा। तो ये सब जो है फिक्स तरीके से उच्चारण उनका, उन्हें अलग अलग उच्चारण नहीं आता, एक फिक्स्ड जो साउंड है वही जानवर निकाल सकते हैं। हिरणों के झुंड में 5 से 25 मादा हिरण व 2 से 4 नर हिरण होते हैं। तो एक अच्छा ऑब्जर्वेशन वो अब बता रहे हैं, उसे ध्यान से सुनिए। उसी प्रकार मानव प्रजाति में 5 से 25 नारी व 2 से 4 नर होते थे और एक साथ टोली में रहकर सामूहिक शिकार करते थे व उसका एक समान बंटवारा करते थे। रात के समय एक साथ सोने के लिए वह जंगल में या पहाड़ में झोपड़ियां बनाकर रहने लगे। तो इसमें एक चीज जो सबसे गौर करने लायक है वो है लिंग अनुपात, कि उस टाइम में जो है वो सोसाइटी जो है वो मात्र सत्तात्मक होती थी, पितृ सत्तात्मक के बजाय। औरतें ज्यादा हुआ करती थी और पुरुष कम हुआ करते थे समूह में। तो आज इसके उलट हो गई है चीजें। तो इस उलटफेर को होने में भी हजारों सालों का समय लगा है। यह टोली अगर गलती से किसी दूसरे जंगल में शिकार के लिए गई और वहां अपने जैसे किसी मानव टोली को देखा तो उस पर हमला कर देती थी। इस लड़ाई में जो टोली विजय होती थी वे विजित टोली की नर नारियों को पकड़ लाते थे। देखने में मजबूत 2-4 नर मानवों को रखते थे और बाकी नर नारियों को मार कर खा जाते थे। लड़ाई में निपुण व संगठित रहने के कारण बाघ, सिंह जैसे क्रूर व ताकतवर जानवरों की भी मानव जाति ने चटनी बना दी। मनुष्य बहुत ही उत्तम ढंग से शिकार करने लगा। शिकार के दौरान एक टोली की दूसरी टोली के साथ लड़ाई होती थी और हारने वाली टोली से नर नारियों को पकड़कर जीतने वाले टोली में लाया करते थे। तो राहुल सांकृत्यायन जी की वोल्गा से गंगा का एक बार फिर मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगी। उसमें दूसरी, तीसरी और चौथी कहानी जो है उसमें दिवा से लेकर पुरुहूत तक जो दूसरी से चौथी कहानियां हैं उसमें इस बात का जिक्र है कि ज्यादातर लड़ाइयां जो होती थी वो पशुओं को लेकर हुआ करती थी। एक जंगल का इलाका सबके लिए बटा हुआ होता था अलग अलग तरीके से, और एक जो कबीला है दूसरे कबीले के डोमेन में नहीं जा सकता था। यदि जाता था तो सबसे पहले वो जो है पशुओं का शिकार करते थे, क्योंकि सारी लड़ाइयां जो होती थी वो पशुओं को हथियाने के लिए हुआ करती थी। तो उसी बात का यहां पर जिक्र हो रहा है। इससे शुरुआती जंगल अवस्था में मनुष्य ने एक दूसरे के साथ बोलने के लिए भाषा और खाने पीने के लिए शिकार करना, सोने के लिए नजदीक नजदीक मजबूत झोपड़ियां बनाना, दुश्मन का मुकाबला करने के लिए अपनी टोली की एकजुटता और स्त्री पुरुषों के बीच इच्छा अनुसार मैथुन करने के नियम बनाए। तो ये कबीलाई जीवन का जिक्र हो रहा है। वहां पर लोग स्वच्छंद हुआ करते थे। मानव प्रजाति ने खुद जीने व सुख प्राप्त करने के लिए जंगली अवस्था में इन नियमों जैसी बातें खोजी हैं। जब उन्होंने जंगल में आग लगी देखी तो उन्होंने आग जलाना सीखकर उस पर शिकार किया और मांस भूनकर खाना शुरू किया। आग की खोज से प्राचीन जंगली मनुष्य तेजी से विकसित होने लगा। तो यहाँ पर अपने बचपन का एक किस्सा है जो मैं शेयर करना चाहूंगी। जब मैं 6th क्लास में थी तो हमारी जो हिस्ट्री की टीचर थी मेहता मैडम, वो बहुत बेहतरीन टीचर थी। आजकल तो मुझे डाउट है कि बच्चे कुछ सवाल भी टीचरों से पूछते होंगे और टीचर भी किस हद तक उन सवालों की, उनकी जिज्ञासाओं का, उनकी क्यूरियोसिटी का बच्चों की उत्तर दे पाती होंगी, आई डाउट। लेकिन हमारी टीचर बहुत अच्छी तरीके से करती थी। और एक बच्ची ने जब ये सवाल पूछा कि मैडम
लोगों को ये कैसे पता चला कि आग पर मांस भूनकर खाने से वो ज्यादा स्वादिष्ट लगेगा? तो टीचर ने बजाय उसको चुप कराने के एक संभावना व्यक्त करी कि खाना कम हुआ करता था और खाने को जो है वो लोग प्रिजर्व करके रखा करते थे अगले दिन के लिए। तो शायद किसी में लड़ाई झगड़ा हुआ होगा खाने को लेकर, तो एक आध टुकड़ा जो है वो छिटक कर आग में चला गया होगा और आग में वो मांस जो है जलकर खराब ना हो जाए, इस डर से जब उसे खींच के बाहर निकाला होगा और जब खाया होगा तो उन्होंने रियलाइज किया होगा कि मांस को जो है यदि आग में भूनकर खाया जाए तो वो ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो ऐसी संभावना है कि वहां से उन्हें शायद ये बात पता चली हो कि मांस को भूनकर भी खाया जा सकता है। तो पहले इस तरह के टीचर्स हुआ करते थे, आजकल इस तरह के टीचर्स नहीं होते हैं। बच्चा सवाल ही नहीं पूछता है, तो सवाल पूछने के ट्रेंड को जो है वो बिल्कुल दबा दिया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह पत्थर के नुकीले हथियार बनाकर शिकार करने व दुश्मन का मुकाबला करने लगा। जल्दी ही बर्तन बनाकर उसमें खाना पकाकर खाने लगा। इस प्रकार का जीवन जीते हुए अचानक अन्न की खोज हुई और खेती करना शुरू किया। खेती करना आसान हो इसलिए मानव टोली खेती के पास बसने लगी। जहां रहने लगे उस जगह को वे सफेद कहते थे और वहां जहां वे खेती करते थे उस जगह को उन्होंने काला नाम दिया। इस जगह पर गांव में रहने वाले सभी लोगों का समान अधिकार होता है। कुछ आर्यभट्ट लोगों का कहना है कि प्राचीन काल में कुछ तोते की चोंच की तरह के नाक वाले गौर वर्णी आर्य आए और गांव में रहने लगे और गांव के लोगों पर उन्होंने हमला किया। गांव में रहने के कारण आर्यों को गोरा समझते हैं। उन्होंने गांव वालों को जीत लिया और उन्हें दास बनाकर उनसे खेती करवाने लगे। ये दास काले होते थे इसलिए उनको काला कहने की प्रथा शुरू हुई। लेकिन असल में एक गांव जंगल में सफेद मिट्टी पर ही बसाए गए थे और खेती काली मिट्टी व थोड़ी तांबाई रंग की मिट्टी पर शुरू की गई थी, इसीलिए इसका नाम गोरा और काला पड़ गया। तो एक बहुत अच्छा वो कॉन्सेप्ट शेयर कर रहे हैं कि किस तरीके से गोरा और काले का नाम पड़ा। जो गुलाम बनाए गए उनसे जबरदस्ती खेती करवाई गई और उन्हें उन्हीं जगहों पर बसाया गया जिसकी वजह से वे काले कहलाए। 5वां टॉपिक है बलि राजा का बलिस्तान। हिंदुस्तान देश इंडियन मानव वंश का उत्पत्ति स्थल है। अति प्राचीन काल में जहां अखंड मानव समाज के अनेक झुंड रहते थे वहां उन्हें शूद्र अतिशूद्र के नाम से जाना जाता है। ये यहाँ के मूल निवासी हैं। जंगली व क्रूर ईरानी आर्य ब्राह्मणवादी विप्र के विपरीत ये अधिक सभ्य सुविचारी व विकसित लोग थे। ये लोग अपने देश यानी बलिस्तान में जगह जगह अपने गांव बनाकर स्वतंत्रता से सुखपूर्वक रहते थे। इनकी स्वतंत्र रहने की प्रवृत्ति व शत्रु से बचाव करने की तत्परता, इन दो कारणों से उनकी अनेक टोलियां अस्तित्व में आईं। उन्हीं के अवशेषों को वर्तमान में कोल, मालरह, महार, नाग, संथाल, गोंड आदि जातियों के नाम से जाना जाता है। गांव के कारण इस इंडियन वंश में महार, सुनार, बढ़ई आदि भिन्न भिन्न पेशे बने। कोली यह इंडियन महावंश की एक शाखा है। इस शाखा के लोग छोटे नागपुर, विंध्याचल पर्वत, कोल्हापुर के हिस्सों में बसे हुए हैं। इन लोगों की स्वतंत्र भाषा है। ये लोग जिस जगह पर बसे हुए हैं उसे मांकी, वह जहां खेती करते हैं उसे मंडी कहा जाता है। विद इन ब्रैकेट मांकी का अर्थ सफेद और मंडी का अर्थ काला है। ये लोग गांव में रहते थे और खेती करने के लिए जंगल में जाते थे। ये सभी इंडियन लोग अपने क्षत्रिय पद होने पर गर्व करते हैं। वर्तमान में जिन इंडियन लोगों को शूद्र अतिशूद्र समझा जाता है उनके पूर्वजों का इतिहास, उनकी मूल दंत कथाओं, मूल रीति रिवाजों की गहनता पूर्वक खोज करने से सामने आए। गांव में सभी क्षत्रिय लोग एक दूसरे के भाई बंधु थे। इनमें कोई ऊंच नीच का भेद नहीं था। उनके प्रत्येक गांव का समानता, स्वतंत्रता और समाधानता के त्रिसिद्धांत से खुशी और आनंद मिलता था। तो ये बता रहे हैं कि आर्यों के आने के बाद ये जो विभाजन हुआ है वो हुआ है, उससे पहले सभी लोग खुशी से रहा करते थे, मिल बांट कर रहा करते थे। हर एक गांव में महार, कुणबी, माली, रठ, धननगर, क्षत्रिय, किसान सभी बलि भक्त मिलकर अपने गांव की बरकत के लिए, बलि के गांव का हर मनुष्य दीर्घायु हो, खुश रहे, इसके लिए समस्त जन मिलकर
बलि यज्ञ करते थे। तो एक बात का जिक्र मैं यहां पर करना चाहूंगी, जवाहरलाल नेहरू की द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। और भारत एक खोज यदि आप देखें तो उसमें जो नरेटर हैं ओम पुरी, वो भी इस बात को बताते हैं पहले और दूसरे एपिसोड के अंदर कि आर्य जो हैं उनकी सभ्यता में पूजा पाठ नहीं था, वो संभवतः यहाँ के लोगों को देखकर उन्होंने सीखा है और उसे अपने में मर्ज कर लिया है। इस बात को वो स्पष्ट तौर पर नरेटर के तौर पर ओमपुरी बता रहे हैं। तो ये दोनों स्टार्टिंग के एपिसोड भारत एक खोज के एपिसोड 1 और 2 आप जरूर देखिएगा, और हो सके तो भारत एक खोज जरूर पढ़ लीजिए। उसमें भी इन सब बातों का जिक्र है कि ये जो यज्ञ और पूजा पाठ हुआ करते थे वे यहाँ के लोगों की डे टू डे लाइफ का हिस्सा हुआ करते थे। बाद में आर्य लोगों ने उसको कैप्चर कर लिया है। ये पांचों क्षत्रिय सफेद में रहते थे और काले में अनाज पैदा करते थे। गांव में कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, धोबी आदि 5 बलवंत का अपभ्रंश बलूत है। इन बलूतों का बहुत अधिक महत्व होता था। पहले प्रत्येक गांव में सभी निवासी रैयत का एक ही समूह होता था। वे खुद को क्षत्रिय कहते थे। आगे चलकर उनमें जैसे जैसे विकास होने लगा वैसे वैसे गांव में कुणबी सभा, बहती सभा और रैयत सभा जैसी 3 सभाएं स्थापित हो गईं। फिर 3 सभाओं के अनुसार पूरे गांव की व्यवस्था चलती थी। इसी को ग्राम पंचायत कहते हैं। ये पंचायत रैयत का राज थी। इस कारण सारे बलूत अपने ग्राम राज को बलिराज कहते थे। इस प्रकार बलिराज हिंदुस्तान के हर गांव में होने के कारण इस देश का नाम बलिस्तान पड़ा। इस विशाल बलिस्तान में प्राचीन काल में राज करने वाले यानी वर्तमान काल में कुणबी, मराठी, माली आदि शूद्र और महार, मांग, चांभर आदि अति शूद्र लोगों के पूर्वज होते थे। इन पर तुम्हें गर्व होना चाहिए, ये शर्म की बात नहीं है। हम भविष्य में अपनी प्रगति के लिए इस इतिहास की जरूरत है। अगर हमें अपने पूर्वजों के पुरुषार्थ और वर्तमान की उनकी कमजोरी की सटीक पहचान नहीं होगी तो हम निश्चित तौर पर अपने भविष्य को बदल नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर वे एक बार फिर साफ तौर पर लिख रहे हैं कि जिस कौम को अपने इतिहास के बारे में जानकारी नहीं होती उनका इतिहास दफना दिया जाता है हमेशा के लिए और उन्हें गुलाम बना दिया जाता है। तो अपने इतिहास की जानकारी होना कितना ज्यादा जरूरी है, ये वे इस बात को लिख रहे हैं। और अंत में एक पिक्चर है जो है सावित्रीबाई और ज्योतिबा फूले द्वारा अछूत कन्याओं के लिए खोले गए पहले स्कूल का भवन अहिल्या आश्रम। तो पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट में है, ये है वो पिक्चर। आप वैसे तो नेट पर सर्च करेंगे तो ये स्कूल की पिक्चर्स आपको वहां पर मिल जाएंगी कलर्ड में। तो इसी के साथ आज का ये एपिसोड समाप्त होता है। अगले एपिसोड में हम इसके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे जो है इतिहास। उसे देखना ना भूलें। अगले एपिसोड में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अंबेडकर नामा के इन एजुकेशनल वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाना भी न भूलें। धन्यवाद।